नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस आरओ और उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षाओं के लिए भूगोल से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। रिवीजन क्लासेस हैं। क्लास 1 हो चुकी है, आज है क्लास 2। चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। पर्वत, पठार और नदियों के अपवाह तंत्र पर आज तक जितने भी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन से जुड़े जो प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको व्याख्या सहित एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न देखिए, 62वां प्रश्न है। 61 प्रश्न हमने क्लास 1 में किया है। तो जो लोग नए हैं, पहली क्लास नहीं ली है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें, उनको मिल जाएगी वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला, मांधता, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, कामेट पर्वत। अब यहाँ पर इस प्रश्न के पूछे जाने के दो तरीके हैं। एक तो पूछ लिया है डायरेक्ट, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तरफ चोटी दे देगा, दूसरी तरफ जो है राज्य दे देगा। अब जैसे कि भारत में कामेट पर्वत है, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा है, गुरला मांधता नहीं है। नामचा बरवा आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, नंगा पर्वत आपका पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में और कामेट पर्वत पड़ जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है सही जवाब। पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करके यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की श्रेणियों का विकास हुआ है, पता होना चाहिए आपको। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2017। प्रश्नों की कठिनाई के स्तर पर बात की जाए तो इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं बनेगा पेपर में। ये एक कठिन स्तर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं हैं पश्चिमी घाट की, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक भ्रंशोत पर्वत है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, जबकि पश्चिमी ढाल उठा हुआ पठार है। यही कारण है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वो एक दीवार का काम करता है कि जो बादल हैं वो रुक जाते हैं पहाड़ियों की वजह से, और इसी वजह से वहाँ पे बहुत ही घनघोर वर्षा होती है, जिससे कि सदाबहार वर्षा वनों का विकास हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूर्वी ढाल नीचा है, वहाँ पे वर्षा कम होती है, पश्चिमी ढाल में वर्षा ज़्यादा होती है, याद रखना है आपको। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 63वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है सबसे ऊंची चोटियां। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सारामती। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, अन्नामलाई, उसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की जो है सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड, सारामती जो है आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर 64वें का सही जवाब है ऑप्शन सी। केरल का 3 हो जाएगा अनाईमुड़ी। नागालैंड का जो है आपका हो जाएगा और सारामती। उत्तराखंड का हो जाएगा आपका नंदा देवी। और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो कि पूर्व और पश्चिमी घाटों का मिलन है। पूर्व से जो पहाड़ियाँ आ रही है, पश्चिमी से जो पहाड़ियाँ आ रही है, उसका मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और उसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। और सारामती नागालैंड। तो यहाँ पर 64वें का सी है। ठीक है, सी। इस तरह से प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा, पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीरी घाटी, लद्दाख पठार। अक्साई चीन। 65वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय पर्यायवाची है। दरअसल 4 तरह के हिमालयों की परिभाषा हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृत्त हिमालय, फिर है आपका शिवालिक, और फिर उसके बीच में है मध्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय पर्यायवाची है किसका? 66वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, महान हिमालय का। और महान हिमालय से पहले पड़ता है ट्रांस हिमालय।
महान हिमालय। ठीक है, पहले है ट्रांस हिमालय, फिर है महान हिमालय, फिर है मध्य और फिर है शिवालिक। शिवालिक श्रेणियों से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम को प्रस्तुत करता है। 67 का सही जवाब है नमचा बरवा, सबसे पूर्व में, यानी कि लगभग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां से आपको शुरुआत करनी है और पश्चिम की ओर आना है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पश्चिम से पूर्व पूछा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, क्रम लगाने को आते हैं ऐसे प्रश्न। तो नमचा बरवा पूर्व में, उसके बाद है कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट और फिर है नंदा देवी। ऑप्शन डी है इसका। आंसर्स इसलिए ब्लैक किए गए हैं ताकि आप खुद से अनुमान लगा सके कि आपको पहले से पता है कि नहीं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। 68वें का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है कुल्लू घाटी, धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिप्पा, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, शिवालिक। मध्य हिमालय, शिवालिक। तो यहाँ पर 69वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल। चलिए, धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेशीय, यहाँ पर नंदा देवी। और ये 1996 का प्रश्न है, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल था। तो ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणियाँ, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। ये एक बेहतरीन प्रश्न है। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। इनको मांडू भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। क्रम लगाना है आपको दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर आपको जो है क्रम लगाना है। 72वें का सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर आपका हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार, फिर हो जाएगा आपका नागा पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे उनका विस्तार है। तो वहाँ पूरब से की ओर है वो। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे, यानी कि उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी पड़ेगी। तो आपको प्रश्न की तरफ ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। यूपीपीसीएस मेंस ये सारे प्रश्न जो है कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो पूरब और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में ही आपका साइलेंट वैली भी है, जो कि सदाबहार वर्षा वनों से जो है सहित एक क्षेत्र विशेष है। केरल में इसकी अवस्थिति है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है 3 जगहों पे है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। साइलेंट वैली जो कि केरल में स्थित है वो भी इसी का हिस्सा है, नीलगिरी पहाड़ियों का। और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पहाड़ियाँ कौन सी है? अन्नामलाई। इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूछने का तरीका है, प्रश्न वही है, उत्तर वही है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा दिया। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पालनी पहाड़ियाँ पूर्णतः तमिलनाडु में पड़ती हैं, पता होना चाहिए आपको। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ। तो अरावली श्रेणियाँ जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा 75वें का राजस्थान।
अरावली श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों का सबसे बेस्ट उदाहरण है जो निरंतर अपर्दन हो रही हैं जिनका। अब यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश का वर्ड का यूज़ कर लिया है यूपी लोअर के एग्जाम में कि निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत है। रेजिडुअल पर्वत यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण तो अरावली है। क्षेत्र का ऑप्शन डी। एक तरह से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों को ही रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहा जाता है तो अरावली है। कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। मसालों के लिए फेमस है कार्डामम पहाड़ियां। इस पर प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली में कार्डामम इलायची पहाड़ियां जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 77 का सही जवाब है केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। 78 इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सा इसका जाता है, लेकिन त्रिपुरा से जो है इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था मांडव पहाड़ियाँ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में पड़ेगी और इसका सही सुमेल होगा ऑप्शन बी। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है। दंडकारण्य जो है क्षेत्र विशेष का जो है फैलाव काफ़ी लंबा है और इसका जो विस्तार है वो कहाँ नहीं है तो मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नंगा पर्वत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय कहाँ पड़ेगा नंगा पर्वत। 81वां का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। लघु हिमकाल किसको माना जाता है। री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है 1650 ईस्वी से 1870। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सैडल पीक, माउंट दियावोलो, माउंट कोयल। तो यहां पे सैडल पीक है, सैडल पीक। भूवैज्ञानिक काल अनुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम बताइए। तो अरावली, दक्कन ट्रैप, पूर्वी घाट, हिमालय यहाँ पे दे रखा है। इनके काल अनुक्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो 84 का सबसे पहले क्या होगा। तो अरावली सबसे प्राचीन है और हिमालय वलित पर्वत है सबसे नया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले क्या आना चाहिए अरावली को। तो यहाँ पे ऑप्शन ही इस तरह से सजाए हुए हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अरावली, फिर हो जाएगा पूर्वी घाट, फिर हो जाएगा दक्कन ट्रैप और फिर हो जाएगा हिमालय। अवशिष्ट पर्वत है अरावली, सबसे प्राचीनतम है, इसका सबसे ज़्यादा अपर्दन हो रहा है इस समय। हिमालय जो अभी निरंतर बन रहा है और अभी भी आगे भी बनता रहेगा, वलित पर्वत है, नया पर्वत है, तो ये सबसे आखिरी में। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। रॉकी, हिमालय, आल्पस, एंडीज। लूसेंट में भी कई बार ये प्रश्न जो है दिया हुआ है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। 85 का सही जवाब है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। नन्दा देवी भारत में है, कामेत जो है भारत में है, त्रिशूल भारत में, गोसाई थान माउंट एवरेस्ट श्रेणी को ही कहा जाता है, लेकिन ये उस हिस्से को कहा जाता है जो नेपाल में। तो गोसाई थान नेपाल में दिया हुआ नाम है एवरेस्ट को, जो कि नेपाल में ही उसकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब एक स्पेशल क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए खोज के रखा है, जो कि मुझे लगता है कि इस बार भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में 2020 में एक प्रश्न पूछा गया
कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। अब ध्यान से देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है। जिस तरह से कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है दिया हुआ है सतलुज, यहाँ पे 53वें का जो है विस्तार क्या हो जाएगा, सी है, सतलुज और काली। सतलुज से ले पश्चिम सतलुज से लेकर पूर्व काली नदी के बीच में जो है कुमायूं हिमालय है, जहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री पर्वत आता है। ठीक इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पंजाब हिमालय को आपको याद रखना है, सिंधु नदी से लेकर के सतलुज तक के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय के बीच में आता है। 560 किलोमीटर का इसका विस्तार है। काराकोरम श्रेणी इसमें आता है, जास्कर श्रेणी इसमें आता है, पीर पंजाल श्रेणी आता है, धौलाधार श्रेणी आता है। अभी कुछ देर पहले हमसे प्रश्न पूछा गया था कि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी किनके बीच में आता है, तो पंजाब हिमालय में। याद रखना है, पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु से सतलुज 560 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी आता है, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार। इसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय, सतलुज से लेकर पूर्व काली नदी तक। तो सी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही जवाब। बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ आता है, गंगोत्री पर्वत। ठीक है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, यानी कि अगर नेपाल हिमालय आ जाए प्रश्न में तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में। 800 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। माउंट एवरेस्ट इसमें आ जाता है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलाधार श्रेणी पंजाब हिमालय में और धौलागिरी जो है वो नेपाल हिमालय में। अगर प्रश्न बन जाए कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच का जितना भी विस्तार है वो असम हिमालय के अंतर्गत आता है। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पर्वत श्रेणी है चमोल हाटी, कूला कागड़ी, आका, डफला पहाड़ियाँ। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है डफला पहाड़ियाँ किनके बीच आता है, तो असम हिमालय का हिस्सा है। मैं फिर से बता दूं, इस पुस्तक में रिपीटिशन नहीं है। तो कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय, इनके क्षेत्र विस्तार पर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न अभी हाल ही में 2020 में आरओ में पूछा गया है। तो इस सिंधु सतलुज के बीच में कौन सा स्थल आता है, काली तीस्ता के बीच में क्षेत्र विशेष, सतलुज काली के बीच में तीस्ता ब्रह्मपुत्र, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो कुमायूं हिमालय यहाँ पर सही जवाब है, सतलुज काली। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, और पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन पर्वत श्रेणी कह लो, वलित पर्वत श्रेणी कह लो, अभी बनने के क्रम में है। इस तरह की जो है प्रश्न में जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न सेम है, वलित पर्वत, नवीन पर्वत, नया पर्वत, बनने के क्रम में पर्वत, इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 87 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवालिक। शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है। कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्राचीनतम पर्वत अरावली है, मैंने बताया आपको। चलिए, मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, आपको सुमेल करना है। प्रश्न संख्या 89 में इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य भारत। आपका सुमेल होगा विंध्य पर्वत से, तमिलनाडु आपका सुमेल होगा नीलगिरी से, और राजस्थान आपका सुमेल होगा अरावली, जिसकी श्रेणियाँ दिल्ली तक आती हैं। झारखंड आपका सुमेल होगा नीलगिरी से, और माफ़ कीजिएगा, झारखंड होगा आपका राजमहल पहाड़ियों से। धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल की जो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं वो किनके बीच में आती हैं, ये पूछा है। 4 तरह के हिमालय हम एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हैं। हिमालय का विस्तार जो है 4 रूप में किया गया है। ट्रांस हिमालय, फिर आएगा आपका महान हिमालय, फिर आएगा आपका मध्य हिमालय, और फिर जो है आपका शिवालिक। तो यहाँ पर 90 का सही जवाब है लघु हिमालय। लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय में ज़रा सुन लीजिए, काराकोरम आएगा आपका,
लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी आएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी भारत को मध्य एशिया से अलग करता है? काराकोरम। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका वृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2500 किलोमीटर तक है। ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय में आता है। नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ, नंगा पर्वत, गोसाई थान, कंचनजंगा, मकालू, ये सभी जो है महान हिमालय का हिस्सा हैं। प्रश्न बन सकता है, याद रखना आपको। और महान हिमालय से ही गंगा, यमुना, बुर्जिला, जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, लीपू लेक, सिक्किम में नाथुला, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं महान हिमालय में। इसके बाद आता है आपका शिवालिक, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न में आपको शिवालिक भी मिल सकता है, लघु भी मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब शिवालिक के अंतर्गत ही पंजाब हिमालय आ जाएगा, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार। ठीक है। तो पंजाब हिमालय किसका हिस्सा है? वो है शिवालिक का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, बात एक ही है। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं कौन सी पहाड़ियाँ? काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। 91 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ, एक उत्तर में बहती है तो एक दक्षिण में, तो दोनों ही घेरती हैं सतपुड़ा पहाड़ियों को। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश के सभी चारों ओर भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? 92 का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कोयला प्रदान करता है गोंडवाना। ऑप्शन डी, 93 का डी है। धारवाड़ मेटालिक यानी कि खनिजों के लिए सबसे फेमस धारवाड़ क्रम है भारत में। जितना भी लोह और मेटालिक उत्पाद है वो सभी धारवाड़ क्रम से निकाला जाता है, कोयला से संबंधित गोंडवाना से। इसके अलावा टर्सरी पेट्रोलियम का जितना भी संबंध है उसका संबंध टर्सरी क्रम से है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया में जितने भी पेट्रोल निकाले जाते हैं वो कौन से क्रम से निकाले जाते हैं? टर्सरी क्रम से। जीवाश्म इसमें भी पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? बिहार, बिहार नहीं है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैदान, बिहार छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जो वर्षा को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 3 से 4 बार प्रश्न जो है ये आपको एग्जाम से मिल जाएगा अगर यूपी SSC को भी आप मिला लेंगे तो बिहार जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सही है। दंडकारण्य अवस्थित है किनके बीच में? दंडकारण्य वन प्रदेश किनके बीच में अवस्थित है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ये प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है उपजाऊ मिट्टी और दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2013 में, फिर से बन सकता है प्रश्न ये, याद रखिएगा। मेघालय का जो पठार है वो किसका हिस्सा है? तो वो है प्रायद्वीपीय खंड का। प्रायद्वीपीय खंड का। मैदानी क्षेत्र पर आते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सही जवाब है सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान।
राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? यूपीपीसीएस प्री 2018, 2 साल पहले का पूछा गया प्रश्न, दोबारा रिपीट हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। सी इसका सही जवाब है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? 2 तरह के मैदानों के बारे में याद रखिएगा, भाबर, खादर, बांगर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को, जहाँ पे नदियाँ एकदम समान रूप से बहती हैं, उपजाऊ है काफ़ी ज़मीन। 101 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबर। सिंधु नदी का उद्गम किस श्रृंखला में है? ये पूछा गया है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट निकलती है, तो 102 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश श्रृंखला। ये एकमात्र श्रृंखला है जिस पे आज तक कभी कोई व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर सका है। काफ़ी पवित्र माना जाता है भारत में, भगवान शिव का स्थल। डी है यहाँ पे सही जवाब। आगे पूछा गया प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी, हिमालय पार की एक नदी, दूसरा है एक वृद्ध गंगा, और फिर है बंगाल का शोक। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर 103 का ऑप्शन बी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। हिमालय पार की नदी जो हिमालय को पार करके आई है, तो कौन सी हो जाएगी वो? सतलुज। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया प्रायद्वीप भारत में किस नदी का है? तो इसका उदाहरण और इसका जो है आंसर क्या होगा, पूछा गया प्रश्न है। कमेंट करके बताइए कि पूरे भारत में किस नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किसका है? कमेंट करके जरा बताइए इसका आंसर, पूछा गया प्रश्न है। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? प्रश्न में पूछा है नहीं बहती है। रावी, सतलुज, चेनाब, व्यास। 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है, जबकि रावी, सतलुज, चेनाब ये तीनों ही नदियां पाकिस्तान से होकर के बहती हैं। बी है इसका सही जवाब। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? 2 बार पूछा गया प्रश्न है, तीसरी बार भी बन सकता है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ज़रा ध्यान से देखिए। कौन सी नदी है जो एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती हैं? तो सतलुज हिमालय पार की नदी इसको कहा जाता है कि हिमालय को पार करके आती है, 3 बार काटती है। इसका जो है उद्गम भी जो कहाँ है? भारत के पार है, तिब्बत में। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा जम्मू कश्मीर। दूध गंगा पे प्रश्न बन चुका है। इसके अलावा यूपीपीसीएस में ही दूध गंगा प्रपात जो है वो कहाँ अवस्थित है, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो जरा कमेंट करके बताइए कि कहाँ पड़ेगा दूध गंगा जलप्रपात। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। यहाँ पे दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दूध गंगा जलप्रपात नहीं है। और ये री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में किसका उद्गम नहीं है? सतलुज नदी का। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है चेनाब का। चेनाब पर स्थित 3 बांधों पे प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। बताऊंगा अभी मैं। इन 3 बांधों का नाम है धुलस्ती, बगलिहार, सलाल परियोजना। जी हाँ, इन तीनों बांधों को अच्छे से रट लीजिएगा। सतलुज का जो उद्गम है वो मानसरोवर राक्षस ताल से जो है निकलती है। भांकड़ा बांध सतलुज नदी पे है। ठीक है। चिनाब नदी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश
में जो है चंद्रा और भागा के संगम पर जो है स्थित है, वहाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। अब झेलम जो है ये कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग और बेरीनाग ग्लेशियर से, झील से। और इस पर भी दो बांध हैं जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है एक एक बार। उरी और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम पर है। धुलस्ती, बगलियार, सलाल, चिनाब पर है। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती? गंगा, रामगंगा, झेलम, यमुना। तो झेलम नहीं गुजरती, इजी प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी पर भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है या वो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। भारत में एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और वो उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है गंगा से, वो है सोन नदी। सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसका जो है वास्तविक स्रोत क्या है? 110 का ऑप्शन ए, शहडोल जिले में अमरकंटक। पुस्तकों में कई सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न के ऊपर मैं जो सर्च करता हूँ, गूगल की हेल्प लेता हूँ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे प्रश्न पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वहाँ प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति एकदम अलग कर दी है। जैसे कि कौन सी नदी ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न बना है कि सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है। तो 110 का सही जवाब हो जाएगा शहडोल जिले, मध्य प्रदेश में अमरकंटक। 110 का ए, शहडोल जिले में अमरकंटक। इसके अलावा कमेंट करके बताइए एक और भी नदी है जो कि अमरकंटक से ही निकलती है, वो कौन सी है? और वो एस्चुरीज का निर्माण करती है, ज्वारंद मुख का। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? यहां पर पूछा है किनका स्रोत सेम है। तो दो नदियां हैं 111 का, एक तो है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है सिंधु। ब्रह्मपुत्र भी का भी मानसरोवर झील के निकट और सिंधु भी मानसरोवर के झील के निकट। सिंधु नदी पाकिस्तान की ओर बह करके सीधा अरब खाड़ी में गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में मानसरोवर झील से निकट निकलती है। इसके चार नाम हैं। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत में इसको कहा जाता है? तो यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो नाम दिया गया है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। और गंगा से जब ये मिल जाती है तो उसके बाद इसका जो नया नाम बन जाता है वो मेघना बन जाता है। तो इन चारों नामों को याद रखना है आपको। तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और गंगा से मिलने के बाद मेघना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रश्न बना है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंस यानी सबसे ज़्यादा हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला द्वीप का निर्माण करती है। सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जो है विकास किस नदी के द्वारा किया गया है? तो माजुली द्वीप का नाम याद रखना है आपको। माजुली द्वीप जो है असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीपीय क्षेत्र विशेष है, जहाँ पे लोग काफ़ी निवास करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है माजुली द्वीप। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 111 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या जो है जाना जाता है? ये यूपी की परीक्षाओं में पूछा गया है जीआईसी में। तो पद्मा। बंगाल में हुगली भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदियों जो है उनका मिलन होता है? 113 का सही जवाब है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। देवप्रयाग के बारे में भी, कर्ण प्रयाग के बारे में भी, विष्णु प्रयाग के बारे में भी और रुद्र प्रयाग के बारे में। तो देवप्रयाग तो यहाँ पर दे रखा है, अलकनंदा और भगीरथी। कर्ण प्रयाग जो है वो आपका पड़ेगा अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर।
विष्णुप्रयाग आपका पड़ेगा अलकनंदा और धौलीगंगा पर। इसके अलावा रुद्रप्रयाग आपका पड़ेगा अलकनंदा और मंदाकिनी पर। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चारों में से किसी एक को आप दे देगा परीक्षा में। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही स्टेटमेंट है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट दे रखा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो उन्होंने 4 मठों को स्थापित किया था, केदारनाथ उसमें शामिल नहीं है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पश्चिम में शारदा मठ गुजरात, ज्योति मठ बद्रीधाम उत्तराखंड और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वर तमिलनाडु। तो केदारनाथ में जो है शंकराचार्य ने अपने हाथों से मठ स्थापित नहीं किया था, यहाँ पे शंकराचार्य जी का नाम दिया हुआ है। और शंकराचार्य ने जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, ज्योति मठ जिसको कि बद्रीधाम उत्तराखंड में, और इसके अलावा श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु में जो है उन्होंने पीठ स्थापित की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है चौथा जो है वो गलत है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, और माफ कीजिएगा ए हो जाएगा, 114वें का ए। पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ए सही परंतु आर गलत। ये सतत वाहिनी नदी है लेकिन ये एक मौसमी नदी भी है। ठीक है, और दिल्ली और आगरा के बीच इस नदी को जो है पानी योग्य पीने के रूप में यूज़ किया जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, इसलिए जो है मृत जैसी प्रतीत होती है। पूर्णतः मृत नहीं होती लेकिन मृत जैसी प्रतीत होती है। और यमुना जो है असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये यमुना जो है हमेशा बहती रहती है, भले ही कम मात्रा में बहे लेकिन बहती जरूर है। ठीक है, चलिए, आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। अब अपवाद तंत्र में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जैसे कौन सी नदी अनुवर्ती है, कौन सी नदी परवर्ती है, अध्यारोपित नदी कौन सी है। जैसे यहाँ पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो यहाँ पे चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी नदी जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है वो चंबल नदी है। बेतवा नदी जो है किससे मिलती है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, यमुना से, सोन से। तो 117 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना से। सोन नदी गंगा से मिलती है और बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध भी है, जिस पे प्रश्न जो है पूछा गया है बार बार। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? आरओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब है अलकनंदा। अलकनंदा। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। 119वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह। पहाड़ियों के उत्थान से पहले जो नदी बह रही है, प्लस अब पहाड़ियाँ बनने के बाद भी जो अपने रास्ते से अलग ना हो, जिस रास्ते का अनुगमन वो पहले से करती आ रही है, वो क्षेत्र विशेष के उत्थान के बाद भी, पहाड़ियों के उत्थान के बाद भी उसी रास्ते पर गमन करती जाए, उसको पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण कहा जाएगा। तो गंगा नदी जो है काफ़ी लंबे समय से बहती आ रही है, लेकिन बीच में जो है वलित पर्वत के उत्थान के बावजूद इसने अपना जो है रास्ता बदला नहीं, इसलिए इसको पूर्ववर्ती अपवाह का बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप। इसके अलावा अनुवर्ती नदियाँ जो पर्वत के निर्माण से पूर्व बह रही हैं लेकिन अपना दिशा बदलती रहती हैं, तो वो नदियाँ जो हैं वो अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण कहलाती हैं। इसके अलावा परवर्ती नदियों जो है वो समकोण पर काटती है, जैसे कि चंबल, केन, बेतवा, सोन नदी जो है वो पहाड़ों के उत्थान के बाद से अपना रास्ता जो है पहाड़ों के अनुरूप बदल लेती हैं, जबकि गंगा नदी ने नहीं बदला।
गंगा ने अपने पूर्व रास्ते पे ही चलती रही, इसलिए वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जबकि चंबल, केन, बेतवा, सोन नदी जो है वो अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। और चंबल, केन, बेतवा, सोन इन चारों पे प्रश्न जो है बन चुका है। ठीक है, तो इन्हीं में से प्रश्न घुमाएगा कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह का है, कौन सी अनुवर्ती का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? 120 सही जवाब है कोसी नदी। बिहार की कोसी नदी बिहार का शोक भी कहलाती है। इसके अलावा जैविक प्रदूषक नदी किसे माना जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, गोमती नदी का उत्थान कहां से हुआ? गोमत ताल से, पीलीभीत के फुलहर झील। प्रश्न बन चुका है यहां पे, ये वाला प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उत्तर प्रदेश में है, गोमत ताल में है, पीलीभीत के फुलहर झील में है। तो गोमती, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।